वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं चैरिटेबल ट्रस्ट और एज आई प्रॉमिस तो मैंने कुछ चैप्टर्स को पिकअप किया था आपके डीडी में से जिसके मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, तो ये उसमें से लास्ट चैप्टर है एंड आई एम ग्लैड आई एम कंप्लीटिंग इट टुडे। तो आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है इसे भी सुनने के लिए। आई होप आपने इससे पहले की भी सारे के सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ परफॉर्म किया है ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कितना मार्क्स स्कोर करेंगे। सो चैरिटेबल ट्रस्ट अगेन ही मार्क्स स्कोरिंग है, ये करीब करीब 8 से 12 नंबर की वेटेज आप लोगों के एग्जाम में रखता है। सो ये मार्क्स बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन जो हैं छोटे छोटे आते हैं, बहुत ही रेयर सिचुएशन है जहाँ पूरा वो इनकम कंप्यूट कराता है। अभी लास्ट अगर मैं 5-6 अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो उसमें बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस जनरली 8 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के ऐसे रहते हैं। एक क्वेश्चन भी आता है, कई बार 2 भी आ जाते हैं। सो ये एक फॉर्मेट रहता है चैरिटेबल ट्रस्ट का। सो बेसिकली चैरिटेबल ट्रस्ट को जब हम करेंगे क्वेश्चंस को, तो हमने अपने दिमाग में क्या माइंडसेट रखना है, ठीक है। सो ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा, है ना। चैरिटेबल हो या रिलीजियस हो, मतलब कि उस चीज़ से रिलेटेड भरोसा। तो उन चीज़ों पे काम करने के लिए बिल्ड की गई है ये बॉडी। तो इसके पास इनकम कहाँ से आएगी? ये खुद तो कुछ काम कर नहीं रहे, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? वेलफेयर कर रहे हैं। तो वेलफेयर से तो प्रॉफिट नहीं होता है ना, वो तो बिजनेस से ही होता है। सो यहाँ पे इनका मोटिव प्रॉफिट का नहीं होता, तो फिर इनके पास इनकम्स कहाँ से आएंगी? तो जनरली इनके पास जो इनकम्स आती हैं वो गवर्नमेंट ग्रांट्स हो सकती हैं, है ना, या फिर कोई डोनेशन दे रहा है। डोनेशन देने का फ़ायदा क्या है? जनरली ये सारी डोनेशंस उन लोगों को एज एन डिडक्शन मिल जाती हैं, ठीक है। कोई उनके पास एसेट्स हैं तो उनके यूज़ से रेंट्स आ रहे हैं, या बैंक में पैसा पड़ा है तो इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, या एफडी करा रखा है तो उससे पैसा आ रहा है, या फिर पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो उसके साथ डिविडेंड आ रहा है। तो ये सारे फॉर्मेट्स है जहाँ से इनको इनकम जनरेट हो रही है। अब खर्चा कहाँ करेंगे? जब ये किसी वेलफेयर के लिए खुले हैं, ठीक है, तो वो जो वेलफेयर है स्पेसिफिकली, अगर ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, स्कूल रन करता है, तो इसके खर्चे क्या होने चाहिए? स्कूल से रिलेटेड होने चाहिए। क्या इसको खर्चा करना ज़रूरी है? हाँ। ये इनकम को ये अपने घर नहीं लेके जा सकता और ना ही इसे बचाना है। इसका एम ये होना चाहिए कि ये जितना भी पैसा इसको मिले, जिस साल में मिले, वो ये पूरा निपटा दे। कुछ बचाना नहीं है इसको। और अगर इसने बचा लिया तो फिर ये फंस गया, है ना। फिर क्या होगा? हम उस इनकम को टैक्स करेंगे। तो इसको कितना खर्च कर देना चाहिए? हमने भी देखा है कि भाई देखो, प्रैक्टिकली देखा जाए तो 31 मार्च को साल खत्म होता है, बट उसी दिन सारा पैसा खत्म हो जाए पॉसिबल नहीं है। फिर 1 2 अप्रैल को या 10 अप्रैल तक मान लो कोई भी ग्रांट नहीं आई, डोनेशन नहीं आई, तो खर्चा कैसे चलाएगा? तो कुछ पैसा तो बचेगा। यही सब कंसीडर करते हुए 85% तक का एक्सपेंड करो और 15% तक का एक्यूमुलेट करने के लिए परमिशन दी गई है कि अच्छा ठीक है, जब तक अगले साल की इनकम्स आप लोगों की तरफ आना शुरू होंगी तब तक के लिए आपके पास थोड़ा सा फंड होना चाहिए। एक्सपेंस किस तरीके के होंगे? जो भी चीज़ होगी उस चीज़ से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं तो फिक्स एसेट्स एज एन, अगर ये एक्सपेंस कंसीडर करते हैं तो ये, नहीं तो फिर एज एन वे ऑफ डेप्रिशिएशन, ठीक है। या फिर ये भी चाहे तो फर्दर किसी और इस तरीके के ट्रस्ट को दे सकते हैं डोनेशंस, तो ये फर्दर डोनेशंस भी दे सकते हैं। तो ये एक मोटा मोटी आइडिया है कि बेसिकली हाउ डज दिस ट्रस्ट वर्क्स और कैसे हमने इनके इनकम्स को कंसीडर करना। अब यहाँ इशू क्या होता है? एज आई सेड कि आपको इतना परसेंट तक खर्च कर देना है। अगर नहीं कर पाए, या फिर जिस सेक्शन में आप रजिस्टर हुए हैं उस सेक्शन के हिसाब से जैसे आपको काम करना चाहिए था, आपने एक्सपेंसेस को उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, तो वहाँ एक्सपेंस का डिस्क्वालीफाई कर देना एओ के द्वारा। या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, आप उस लिमिट में काम ही नहीं कर रहे हो, तो आपका जो ट्रस्ट है वही क्वेश्चन में आ जाएगा। क्या ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन भी जा सकता है? हाँ, जा सकता है। तो इस तरीके के मुद्दे अभी अगर मैं कहूँ रीसेंट टाइम में आपके इंस्टीट्यूट का ज़्यादा फेवरेट है। शुरुआत में डेफिनेटली इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते थे, लेकिन अब जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जहाँ पे भी कुछ ना कुछ क्रिटिकल हो, उन क्रिटिकलिटीज़ को आप कैसे हैंडल करेंगे, मतलब कि आपका ज़्यादा अच्छा नॉलेज चेक हो रहा है। इसके अलावा 2023 में एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी, 2-3 क्वेश्चंस में हम देखेंगे, वो आएगा तब हम उसे डिस्कस करेंगे। उसको इंस्टीट्यूट ज़रूर टच करता है, ठीक है, कि अगर वो क्वेश्चन फॉर्म करेगा इनकम से रिलेटेड तो वो उस पॉइंट को कंसीडर कर लेता है, ठीक है। मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे ये कुछ डाल दिए हैं डिटेल्स, जैसे कि एक कौन कौन से सेक्शंस हैं जो स्पेसिफिकली आपको ट्रस्ट में
पता होने चाहिए कि ये सेक्शंस की वजह से क्या क्या हो रहा है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे इनका कंपैरिजन दिया है कि अगर सेक्शन 11 से 3 के बीच में रजिस्ट्रेशन होता है या फिर इसमें होता है तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, आप अपने नॉलेज के लिए या अपना वैल्यू एडिशन के लिए से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट दिया है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑलवेज आई ट्राई एंड सॉल्व अ क्वेश्चन इन अ फॉर्मेट, ठीक है, ताकि मेरा टाइम कम कंज्यूम हो और कुछ चीज़ें मेरे हैंड मेमोरी में चली जाएं, मुझे उसे सोच सोच के परफॉर्म नहीं करना पड़े, उससे मेरा टाइम सेव होता है। तो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मेट दे दिया, इसी फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे, इससे आप देख सकते हैं, आप लोगों की हेल्प होगी। बाकी यहाँ आगे मैंने सेक्शंस को थोड़ा सा समराइज करके एक डिटेल्ड सिर्फ चार्ट फॉर्मेट बना दिया है सो दैट कि आप लोग इससे हेल्प ले सकें, ठीक है। चलिए अब विदाउट एनी वेस्ट, ये करीब करीब 14 क्वेश्चन हैं और बहुत ही छोटे छोटे, एकदम मलाई की तरह निकल जाएंगे, वन गो में कंप्लीट कर लो क्योंकि चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। सो ये जो पीडीएफ है इसको मैं डाल दूंगी टेलीग्राम पे एज सून एज आई विल अपलोड दिस वीडियो, ओके। सो वहाँ से ले लेना जिसको भी साथ में देख के पढ़ना है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो ग्रॉस रिसीट फ्रॉम स्टूडेंट्स टूवर्ड एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, ठीक है, डेवलपमेंट फीस एटसेट्रा, बच्चों से फीस आई है, क्या पूरी तरीके से इनकम की तरह टैक्सेबल हो जाएगी? यस। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड इन 1023, क्या पूरी टैक्स हो जाएगी? यस। डोनेशन रिसीव्ड इंक्लूडिंग इनॉर्मस डोनेशन 2.50 लाख, 11.50, टोटल कितनी रिसीव हुई है? 11.50, एनॉर्मस कितनी है? 2.50, और एनॉर्मस कैसे टैक्स होता है? पूरा 30% से। तो यहाँ आकर के हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। सो ग्रॉस रिसीट हमने पूरा रिसीव किया, ये मैंने वही फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है। सो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ ट्रस्ट फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, सो ग्रॉस रिसीट पूरा आ गया, डिविडेंड रिसीव पूरा आ गया। तो अब ये देख लेते हैं डोनेशन वाला हिस्सा, ठीक है। इसमें क्या है, डोनेशन अब हमारे यहाँ पे इनकम कितनी कंप्यूट होगी, ठीक है। सो देखिए अनॉनिमस डोनेशन जो 30% टैक्स होती है, एक्सेस ऑफ दिस होती है ना, इस लिमिट के विद इन होगी तो फिर हम उसे भी सेम रेट से ही चार्ज कर लेंगे। सो यहाँ पे टोटल कितनी रिसीव हुई है? 11,50,000, ठीक है। अनॉनिमस कितनी है? 2.5 लाख। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसे अप्लाई करें सो हमारे पास 5% निकलता है 57,500, बट मिनिमम कितनी अलाउड है? 1 लाख। तो हमें यहाँ बेनिफिट कितने का मिलेगा? 1 लाख। मतलब 2.5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दे तो कितना बचा? 1,50,000। सो ये 1,50,000 कैसे टैक्स होनी चाहिए? 30% है फ्लैट। सो 11,50,000 में से 1,50,000 को निकाल दो, क्योंकि ये टैक्स कैसे होगी? 30% से। सो यहाँ नॉर्मल रेट में कितना जाएगा? 10 लाख, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, गवर्नमेंट ग्रांट्स 950, क्या पूरा टैक्स हो जाएगा? यस, ठीक है। यहाँ मैंने साथ में डिटेल्स भी दी हैं ताकि आप लोगों को इसमें दिक्कत ना हो। एज पर सेक्शन 224, असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटीज और बॉडी और एजेंसी शेल बी टैक्सेबल। तो ये पूरी की पूरी टैक्स हो जाएगी, इसमें हमें कोई लेवल नहीं देखना है। फिर अमाउंट अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब क्या हो गया? एक्सपेंस, है ना। परचेज ऑफ कंप्यूटर एंड, ये भी क्या हो गया? एक्सपेंस। डोनेशन गिवन टूवर्ड्स कॉर्पस टू अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 10, तो हमने फर्दर डोनेशन दी है, मतलब इस ट्रस्ट ने फर्दर डोनेशन दी है। ये भी क्या है? ये कह रहा है एप्लीकेशन है। सो वी विल सी कि हम इसे एप्लीकेशन में कंसीडर करेंगे कि नहीं। द इंस्टीट्यूट हैज एक्यूमुलेटेड 35 lakhs अंडर सेक्शन 11(2) इन द प्रीवियस ईयर 22-23 for a period of 2 years for acquiring, developing a plot of land for construction of a new school. Only land was purchased for 22 लाख and no development was made during that 2 years. तो इसने ये क्या किया था? ये एक्यूमुलेट करके रखा था पैसा, जिसमें से कि यूज कितना किया है? सिर्फ और सिर्फ 22 लाख को। तो बाकी को हमें निकाल के टैक्स करना पड़ेगा। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इन प्रीवियस ईयर 23-24, 23-24 में हमारा एक्सपेंस ज़्यादा था इनकम से, तो इसका हमें कुछ करना होगा कि नहीं? नहीं, इस साल हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन अर्लियर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, तो अर्लियर हमने स्कूल की बिल्डिंग से रिलेटेड लोन लिया था तो उसकी रीपेमेंट हमने की है, तो क्या इस साल में हम इसे एप्लीकेशन कंसीडर कर लेंगे? यस। रीपेमेंट ऑफ लोन जिस साल में होती है उस साल में हम उसे एप्लीकेशन कंसीडर कर लेते हैं। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट एंड टैक्स पेबल बाय इट फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, इग्नोर सेक्शन 115 BAC, इसको इग्नोर कर दो। चलो जी, फिर तो हम कर ही देते हैं फटाफट से, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल कितना आ गया? ठीक है, इसमें से 15% को तो हमें क्या रखना होगा?
बाहर रखना होगा, ठीक है। सो कितनी बाद में इनकम बच गई ये। अब इसमें से हमें एप्लीकेशन करना है। अब एप्लीकेशन क्या है, अमाउंट अप्लाइड फॉर द पर्पज ऑफ स्कूल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्कूल के लिए इसने यूज किया है अमाउंट अप्लाइड फॉर द पर्पज ऑफ स्कूल, दिस इंक्लूड्स 15 लाख पेड टू रेजिडेंट टीचर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन विच TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192 194C एंड TDS हैज नॉट बीन डिडक्टेड। तो इस सिनेरियो में अभी तो हम TDS कंप्लीट करके ही आए थे पीछे, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, तो ये तो हमें डिसअलाउ करना पड़ेगा, इसमें हमारे पास कोई चारा नहीं है। सो 15 लाख का 30% सीधे डिसअलाउ हो जाएगा, कितना है 4.5। सो 92.25 लाख में से 4.5 को माइनस कर देंगे तो दिस फिगर विल कम आउट, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये नोट चिपकाया है, आप इसे रीड कर सकते हैं। फिर इसने परचेज किया है कंप्यूटर एंड लेबोरेटरी इक्विपमेंट, वो पूरा अलाउ हो जाएगा, यस। उसके बाद डोनेशन जो इसने दी है टूवर्ड कॉर्पस टू अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड एट 1023C, ठीक है। क्या ये हमारे पास एज एन एप्लीकेशन माना जाएगा? द आंसर इज नो। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 11(1) एक्सप्लेनेशन 2, एनी अमाउंट क्रेडिटेड और पेड आउट ऑफ इनकम टू एनी ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन दिस as a contribution with a specific direction that it shall form part of the corpus of the trust shall not be treated as an application of income for charitable and religious purpose, ठीक है। एक्सेस का मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे हम उसको एप्लीकेशन नहीं कंसीडर करते करंट ईयर में, ठीक है। उसके बाद जो रीपेमेंट हुआ है वो रीपेमेंट जो लोन का था, क्या अब हमें उसे कंसीडर करना होगा एज एन एप्लीकेशन? यस। कितना अमाउंट था? द अमाउंट वॉज 10, तो यहाँ पे हमने 10 लाख लिख दिया। तो टोटल अमाउंट जो अप्लाई हुआ है वो कितना है 33,77,500, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे इनकम डीम्ड अंडर सेक्शन 11(3), वो कितनी है ये देखो 35 लाख थे, है ना। इसने कितना खर्च किया 22, तो बाकी जो है वो डीम टू बी इनकम मान लिया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल भी लिख के दी है आप लोगों की इजी के लिए। टोटल एक्यूमुलेट 35 लाख था, यूटिलाइज 22 किया है, अनयूटिलाइज बैलेंस 13 लाख का है। द रेट जो यहाँ पे कंप्यूट होगा वो 30% से होगा, तो टैक्स पेबल कितना बनेगा ये, ठीक है। चलो एनॉनमस डोनेशन जो हमने वहाँ बाहर निकाल दी थी 150, अब क्या वो भी आ जाएगी? यस। तो टोटल इनकम कितनी बन गई है इस ट्रस्ट की 48,27,500, ठीक है। अब टैक्स कंप्यूट करते हैं तो एक एक करके बाहर निकाल देते हो। 1.5 लाख के ऊपर तो 30% से होना है, ये बाहर हो गया। 13 लाख के ऊपर 30% से होना है, ये बाहर हो गया। तो बाकी कितनी बची उसको हम स्लैब से टैक्स करेंगे। पहले 2.5 लाख नील, अगले 2.5 लाख 5%, उसके बाद 5 लाख 20%, उसके बाद जो रिमेनिंग बच गया उसके ऊपर 30%। तो टोटल टैक्स कितना बन गया 8,25,750, ठीक है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और ये निकल आएगी इस ट्रस्ट की टोटल टैक्स लायबिलिटी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द आसमा रानी Public Charitable Trust runs a hospital cum rehabilitation center for leprosy patients. The trust is registered under section 12AB and follows the cash system of accounting. Below is the financial information. So ये cash system को follow कर रहा है, ठीक है। इसको हमने खास ध्यान रखना है। अब ये हमें चाहता क्या है? सो कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट एंड इट्स इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। इग्नोर करेंगे 115 BAC, तो कर देंगे भाई इग्नोर, हमको वो इश्यू है नहीं। सो एक एक करके देखेंगे। सो ग्रॉस रिसीट फ्रॉम हॉस्पिटल क्या टैक्स हो जाएगा? यस। तो ये क्या है इनकम रिसीट, सो ये रिसीट। ग्रॉस रिसीट फ्रॉम रिहैबिलिटेशन सेंटर रिसीट। फी नॉट रियलाइज फ्रॉम पेशेंट्स एज ऑन 31/3/2025, मेरा साल क्लोज हो गया बट ये फीस मैं रियलाइज नहीं कर पाया, क्या इसको मुझे रिसीट कंसीडर करना है? द आंसर इज नो, क्योंकि हम फॉलो क्या कर रहे हैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, क्या है पेड फॉर हॉस्पिटल 335, क्या एप्लीकेशन है? यस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड फॉर रिहैब सेंटर क्या एप्लीकेशन है? यस। एक्वायर्ड अ बिल्डिंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ रिहैब सेंटर ऑन 1/5/2025 क्या एप्लीकेशन है? यस। Cost of land included in the above 85 lakhs. Stamp duty value of land and building on registration date is 185 lakh, ठीक है। सो इसके अंदर जो है ऊपर जो ये बिल्डिंग ली है 150, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी इंक्लूड करती है 85, और यहाँ पे इसका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन वो कितना है 185। सो 185 स्टैम्प,
ठीक है, और इसको हमने एक्चुअल में कितने में एक्वायर किया 150। तो जो डिफरेंस आया यहाँ पे एस्टिमेटेड जो गेन्स है वो कितना निकल के आ रहा है 35 लाख का। तो इसका हमें कोई ट्रीटमेंट करना है? द आंसर इज नो, क्योंकि दिस इज एग्जम्प्ट। और यहाँ पे ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या एप्लीकेशन में आ जाएगी? यस। सो ग्रांट रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट 750, क्या ये हमारे रिसीट है? बिल्कुल जी, है ना। मैंने सेक्शन वगैरह सब कुछ यहाँ डिटेल्स में लिख करके दिया हुआ है, इससे पहले क्वेश्चन में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ 12 लाख टू रेजिडेंट डॉक्टर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, टीडीएस रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 192 194 बट नॉट डिडक्टेड। सो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कौन से हैं? 12 लाख इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसमें से इसका मतलब 138 में से ये 12 लाख के ऊपर आपने टीडीएस नहीं काटा तो 30% क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? यस। तो 12 लाख का 30% को इसमें से हम माइनस कर देंगे। चलिए, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग कॉर्पस डोनेशन ऑफ 10 lakhs, these contribution are included in gross receipt। so ये कहाँ इंक्लूडेड है? ग्रॉस रिसीप्ट से। इसका मतलब 560 में से, यहाँ सिंपल करो, 560 में से माइनस कर दो 20 को, तो यहाँ तो सीधे रिसीट मान लो 540, ठीक है। अब यहाँ कॉर्पस कितना है? 10, तो यहाँ पे कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ 10 लाख, ठीक है। वॉलंटरी जो हमारे लिए रिसीट मानी जाएगी वो सिर्फ कितनी होगी? 10 लाख। एनॉनमस डोनेशन रिसीव हुई 8 लाख, तो फिर क्या हमें इसे चेक करना पड़ेगा? 5% और 1 लाख वाले टेबल पे बिल्कुल चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी भी हम ये देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग रिसीट। अमाउंट डोनेटेड टू जन कल्याण ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB रनिंग सिमिलर हॉस्पिटल इन बिहार इंक्लूड कॉर्पस डोनेशन ऑफ 5 lakhs फ्रॉम हॉस्पिटल रिसीट्स। सो हॉस्पिटल रिसीट से 5 लाख के डोनेशन है। सो 11 लाख टोटल है, जिसमें से 5 कॉर्पस है, निकाल दो तो 6 लाख बचता है जो जनरल डोनेशन है। तो 6 लाख क्या पूरा का पूरा एप्लीकेशन कंसीडर हो सकता है? नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ 85% को हम एप्लीकेशन कंसीडर करेंगे। रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन अर्लियर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिहैब सेंटर, ठीक है। रिपेमेंट की है तो जिस साल में रिपेमेंट करते हैं हम उस साल में उसे एप्लीकेशन मान लेते हैं। तो क्या मान लेंगे? यस, मान लेंगे। द ट्रस्ट सेट अपार्ट 25 लाख फॉर एक्वायरिंग अनदर टेबल एंड इक्विपमेंट फॉर ओटी बट द अमाउंट वाज स्पेंट इन अक्टूबर 2025। नेक्स्ट ईयर की बात हो गई, है ना। Form 10 was filed and AO was duly informed as required under section 11(2), मतलब कि उसने सब कुछ ठीक से किया है। Investment made in units of UTI mode prescribed under 11(5) of 15 लाख अप टू 31/3/2025। सो 31/3/2025 तक इसने कितनी एप्लीकेशन की है? 15 लाख। और क्या ये एज पर 11(5) है? यस। तो फिर क्या अलाउ कर देंगे? यस। तो यहाँ से इस साल में कितना अलाउ होगा? 15 लाख। दिस विल बी एप्लीकेशन। जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसको हम कब देखेंगे? जब नेक्स्ट ईयर की बात होगी। तो अभी हमें इसे कुछ ट्रीटमेंट करना है नहीं। सो अभी ये सारी की सारी फिगर्स को देख लीजिए। ग्रॉस रिसीट हमने ये 20 यहाँ से बाहर निकाल दिए, रीएवल्यूएशन वाला पूरा आ गया, तो टोटल रिसीट्स कितनी हो गई? इसमें वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन को हमने कर लिया, ठीक है, 10, वो 10 हमने बाहर निकाल दिए। एनॉनमस डोनेशन का मैंने जैसे आपको कहा था कैलकुलेशन करना होगा, वो हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। तो टोटल कितनी थी हमारे पास जो रिसीव हो रही थी? एक तो ये 20 लाख और एक ये 8 लाख, तो टोटल था 28 लाख। 28 लाख का अब हम कैलकुलेट कर देंगे। कहाँ गया भाई? अच्छा, यहीं थे, इसी पेज पे थे। 28 लाख का 5% ये आ जाएगा 140, और एक दोनों में से ज़्यादा क्या है? 140। तो 140 को तो हम जनरल प्रीव्यू में लेंगे, और बाकी का जो 660 है वो चला जाएगा फ्लैट 30% टैक्स होने के लिए, ठीक है। ग्रांट जो गवर्नमेंट से रिसीव हुई थी पूरी की पूरी हो गई, ये हमारे पास आ गया। इसमें से 15% को हम साइड रख देंगे एज पर दी रूल। नेट टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? अब इसमें से हम खर्चे करेंगे, ठीक है, क्योंकि 85% हमको रखना होता है फॉर दी एप्लीकेशन इन करंट ईयर। चलिए, सबसे पहले हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किया। यहाँ से हमने जो 12 लाख का 30% डिसअलाउ किया था टीडीएस, वो निकाल दिया, तो ये बाकी फिगर आ गई, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में कोई झोल नहीं था, एज इट इज़ बाहर आ गया। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में कोई झोल नहीं था, एज इट इज़। मैंने जो आपको बोल के बताया वो मैंने यहाँ लिख के बताया, आप इसे चेक कर लेंगे, ठीक है। डोनेशन मेड टू अनदर चैरिटेबल ट्रस्ट जो उन्होंने किया तो कितना है, मैंने ये भी बोल के बताया, तो यहाँ लिख देंगे। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, 1 लाख लिखा हुआ है जबकि ये है 11 lakhs, ठीक है। चलिए, अब अमाउंट सेट अपार्ट फॉर एक्विजिशन, ये भी मैंने आपको बता दिया है, 15 लाख ही एप्लीकेशन में होगा, और बाकी का 10 लाख जो होगा डीम्ड इनकम होगी इन द ईयर ऑफ
नॉन कंप्लायंस, जिस साल में उसकी कंप्लायंस कंप्लीट नहीं होगी। सो रीपेमेंट ऑफ लोन, ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन हो जाता है जिस साल में रीपेमेंट होती है। तो टोटल इनकम कितनी आ गई है, एनोनिमस कितनी थी जो पीछे थी 660, उसको हमने यहाँ लिख दिया। तो टोटल ट्रस्ट की इनकम कितनी आ गई है। अब इसे टैक्स करेंगे तो अनोनिमस जो थी वो तो फ्लैट 30% से टैक्स होगी, बाकी इनकम को मैंने यहाँ पे आपको स्लैब लेके डाल दिया है, इससे ये आ गया है 289। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी 5,07,468। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Mr. Lal Singh created a Lal Singh Welfare Trust in June 2024 by duly executing in writing a trust deed. He appointed Miss Vinita as the trustee. The trust was created to take care of his old parents and his two uncles, both being elder brothers of his father, where all are dependent on Mr. Lal Singh and continue to live together in their native village in Rajasthan. The income arising out of the assets of the trust to be allocated among other beneficiaries each year as per the sole discretion of Miss Vinita. The beneficiaries to the trust have no income. The income of the trust during previous year 24-25 was 10 lakh, and calculate the tax liability of the trust for assessment year 25-26. Would your answer differ if the father of Mr. Lal Singh was receiving a monthly pension of 25,000 apart from the trust? Ignored section 115 BAC. इसे इग्नोर करेंगे तो देखो कहानी क्या है। मिस्टर लाल सिंह यहाँ बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल में है। इनके जो पेरेंट्स हैं फादर और मदर, और फादर के दोनों बिग ब्रदर्स, ठीक है, बिग ब्रदर, ये सब की डिपेंडेंसी किस पे है, मिस्टर लाल सिंह पे। ये सब कहाँ रहते हैं, विलेज, कहाँ, राजस्थान। सो इनको क्या कर चाहिए, अब कुछ लाइवलीहुड चाहिए, तो मिस्टर लाल सिंह ने बनाया एक ट्रस्ट, ठीक है, और उस ट्रस्ट की ट्रस्टी किसको बना दिया है यहाँ पे, मिस विनीता को, ठीक है। अब विनीता को इन्होंने स्पेशल पावर क्या दी है कि जो भी इस ट्रस्ट के पास एसेट्स हैं, उन एसेट्स से होने वाली इनकम को इन लोगों में ये अपने डिस्क्रिशन से डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इन सभी लोगों को जो कि यहाँ पे बेनिफिशरीज हैं, इन सब का शेयर क्या है, अनडिटरमिन्ड, हमको नहीं पता है, ठीक है। हर बारी हर साल कुछ अलग ही हो रहा होगा क्योंकि शी इज डिसाइडिंग, ठीक है। क्या ये लोग इंडिविजुअली कुछ और इनकम अर्न करते हैं, तो पहले सिनेरियो में तो दे आर अर्निंग नथिंग, तो नो अदर इनकम टू देम, सो कोई भी और इनकम नहीं है। सो अप्लाइंग सेक्शन 164(1). सो यहाँ पे एक्सेप्शन है एमएमआर का, वैसे तो ये प्राइवेट ट्रस्ट है तो क्या अप्लाई हो जाना चाहिए, एमएमआर, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस थे। वो एक्सेप्शंस कहते थे, इफ नन ऑफ द बेनिफिशरीज हैव एनी अदर टैक्सेबल इनकम and are not beneficiaries under any other trust, then the income of the trust shall be taxed at slab rates as applicable to AOPs. AOP को ऊपर जो स्लैब रेट लगता है वैसे ही टैक्स किया जाएगा। टैक्स किसके हैंड्स में होगा, इन दी हैंड्स ऑफ ट्रस्टी, है ना। सो यहाँ पे हम 10 लाख की इनकम को टैक्स कर देंगे, ठीक है। सो पहले 2.5 लाख नील, अगले 2.5 लाख के ऊपर 5%, 5 लाख पे 20%, तो ये टोटल आया, इसमें हम सेस ऐड करेंगे 1,17,000। अब दूसरा सिनेरियो कहते हैं कि अगर लाल सिंह जो हैं उनके फादर अगर मंथली पेंशन रिसीव करते हैं तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा। सो जो यहाँ पे ये रिसीव करते हैं इनकी टोटल इनकम कितनी हो जाती है, 3 लाख पर ईयर, ठीक है। तो ये क्योंकि सीनियर सिटीजन है, इनको तो एग्जम्पशन ही 3 लाख की है, तो क्या ये टैक्सेबल इनकम आती है, द आंसर इज नो। तो क्या कुछ सिनेरियो में चेंज आएगा, नहीं। केस 2 में भी कोई सिनेरियो नहीं आएगा। इफेक्ट ऑन ट्रस्ट टैक्सेशन, सिंस फादर इनकम डज नॉट एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ही स्टिल क्वालिफाइज अंडर द एक्सेप्शन to MMR. Hence, no change in tax treatment. Trust income continue to be taxed as AOP. ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। GNK Trust follows the accrual system of accounting registered under Section 12AB, provided services in the field of education. It furnishes the following particulars with respect to the previous year 24-25। क्या क्या है देखिए, ग्रॉस रिसीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्या रिसीट होंगी, यस। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग एनोनिमस डोनेशन 185, तो 520 में से माइनस करो 185, तो जो बाकी आएगा वो रिसीट बन जाएगी क्या, यस। यहाँ पे जो रिसीट होगी वो क्या होगी, वही जो हमारा एक और रूल था 5% और 1 लाख, विच एवर इज हायर। सो यहाँ इसका 185 का 5% कितना आ जाएगा,
ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे और 1 लाख, तो जो भी उसमें से हायर होगा वो क्या हमें यहाँ पे मिल जाएगा एज एन रिसीट, यस, और बाकी को हम 30% टैक्सेशन के लिए लेके जाएंगे, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी क्या रिसीट है, यस। इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड अंडर, क्या ये रिसीट है, यस। एग्रीकल्चर इनकम 479 क्या एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट है, तो क्या ये रिसीट है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट स्पेंड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट, इसने हमें सेपरेट ही दे दिया है कि ये वैसे भी बाद में ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। अमाउंट सेट असाइड ड्यूरिंग द ईयर टू बी अप्लाइड इन नेक्स्ट 4 ईयर्स, तो जब हम एप्लीकेशन वगैरह सब कंप्लीट कर देंगे लास्ट में, तो ये क्या पूरा का पूरा अलाउ होगा, ठीक है, सेट असाइड के लिए, यस। पेमेंट टू मिस्टर लोहिया ट्रस्टी अ रेंट फॉर द बिल्डिंग सिमिलर प्रॉपर्टी रेंट इज 2,50,000, ठीक है। हम कितना दे रहे हैं 147, सो हम एप्लीकेशन इसे लेंगे, क्या 2.5 लाख का हमसे कोई लेना देना है, नहीं जी, ठीक है। इनवाइटेड फॉरेन टीचर पेमेंट मेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सो पेमेंट हमने की कब की है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, क्या यहाँ पे हम इसे एप्लीकेशन कंसीडर करेंगे, नहीं। अदर एक्सपेंसेस फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रस्ट, क्या ये एप्लीकेशन कंसीडर होगा, यस। यहाँ पे हमें कोई भी डिटेलिंग नहीं दी गई है। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट एंड ऑल्सो द टैक्स लायबिलिटी in order to avail the maximum benefits under the provision of the Income Tax Act, इग्नोर करेंगे 115 BAC। चलिए जी, ग्रॉस रिसीट हो गए, ठीक है, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गए, एनोनिमस माइनस करने के बाद सब टोटल आ गया, डिविडेंड जो आया वो पूरा टैक्स हो गया, म्यूचुअल फंड पूरा, एग्रीकल्चर इनकम को हमने एग्जाम्प्ट कर दिया, टोटल इनकम आ गई। अब हमें इसके अंदर एनोनिमस डोनेशन ऐड करनी होती है, ठीक है। सो 185 माइनस करेंगे जो भी इन दोनों में से होगा लेस, कितना आया था, देखो 5% कितना आया है टोटल का, दिस इज 26,000 और 1 लाख, दोनों में से कौन सा आएगा, 1, ठीक है। सो 185 में से एक को सेट असाइड कर देंगे, मतलब 85,000, सो 85,000 जो होगा वो चला जाएगा 30% के लिए, और 1 लाख पूरी फिगर यहाँ पे आ जाएगी बाहर, ठीक है। तो ग्रॉस इनकम कितनी हो गई, उसमें से 15% हमको साइड करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमने एप्लीकेशंस की हैं। सो पेमेंट पूरा का पूरा इनके लिए ये हमारा क्वालिफाई नहीं कर रहा था। अदर एक्सपेंस तो हमारी पूरी की पूरी आगे एक्सपेंस, इसमें से हमने जो अमाउंट रखा बाहर वो कौन सा था, ये अमाउंट, ये भी हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, लेस कर देंगे। तो टोटल इनकम कितनी आ गई ये। अब एनोनिमस जो डोनेशंस हैं वो भी यहाँ ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना आ गया, यस। अब इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, लेकिन एनोनिमस वाला तो फ्लैट 30% से टैक्स होगा, बाहर किया, और जो डिफरेंस बचा इसमें से माइनस करने के बाद उसको हम नॉर्मल रेट से टैक्स करेंगे। तो पहले 2.5 लाख नील, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है हाउ टू कैलकुलेट, सो जस्ट गो थ्रू इट। सो टोटल ये आ गया, ठीक है, इसको हमने यहाँ लिखा, दोनों को ऐड किया, उसके अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया, टोटल टैक्स लायबिलिटी एंड राउंडेड इट ऑफ, दिस इज आवर आंसर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। So, Tulsi Foundation, a public charitable and religious trust registered under Section 12AB, runs a hospital and also owns a temple. The trust provides the following information for the year ending 31/3/2025. ये सारी information दे रहा है। तो जो तुलसी फाउंडेशन है, बेसिकली इसके पास हॉस्पिटल भी है और टेम्पल भी है, ठीक है। सो ग्रॉस रिसीट हुए हैं हॉस्पिटल से 200 लाख्स, क्या यहाँ रिसीट मान लिए जाएंगे, यस। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन हुई है, नॉट इंक्लूडेड इन ग्रॉस रिसीट इज 35 लाख, इट इंक्लूड कॉर्पस डोनेशन ऑफ 5 लाख, तो 35 लाख में से 5 लाख कॉर्पस है, तो 30 लाख क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ एनोनिमस डोनेशंस, है ना। अब इसके बाद कहता है 5 लाख एन अनोनमस डोनेशन, ये वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है 30 लाख, इसमें से अनोनमस डोनेशन ऑफ 10 लाख रुपीस, आउट ऑफ अनोनमस डोनेशन 10 लाख 8 lakhs वर डोनेटेड वाया द टेम्पल डोनेशन बॉक्स। 8 लाख क्या थे जो टेम्पल डोनेशन बॉक्स से आए हैं। सो फिर उसको हम क्या पूरी तरीके से अनोनमस की तरह कंसीडर कर सकते हैं, नहीं। तो एक्शन में अनोनमस हुई कितनी, 10 - 8 = 2 lakhs, है ना। अब ये जो 2 लाख है, अब हमको ये देखना है कि इसमें से कितना अमाउंट होगा जो कि 30% फ्लैट से टैक्स हो जाएगा और कितना इस नॉर्मल रेट में आ जाएगा। तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे 5% ऑफ 35 लाख और 1 लाख, ठीक है। तो 5% 35 लाख का 1.75 एंड 1, तो दोनों में से हायर क्या है 1.75, तो टोटल एनोनिमस कितनी है 2 लाख माइनस 1.75, तो इसका मतलब 25,000 जो होगा इसको हम यहाँ पे लेस कर देंगे, और ये फ्लैट टैक्स होगा 30% से। सो यहाँ पे ये रिसीट, ठीक है, ये वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, और ये लेस करेंगे दिस अमाउंट, ठीक है।
अब ऑपरेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द हॉस्पिटल अमाउंटिंग टू रुपीज 94 lakhs एंड फॉर द टेम्पल अमाउंटिंग टू रुपीज 15 लाख। सो ये दोनों के दोनों एप्लीकेशन में कंसिडर हो जाएंगे कि यस 94 भी और 15 भी। ऑन 1 जनवरी 25 and rupees 6 lakhs was paid to a contractor in cash for the overall maintenance of hospital. This amount is included in the operation expenses of the hospital. तो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस कितने थे 94 लाख। बट ये जो अमाउंट है इसके साथ गड़बड़ क्या कर दी इसने कि इसने कैश में पे की है, तो क्या पूरी की पूरी डिसअलाउ हो जाएगी -6। सो एप्लीकेशन में जब हम इसे लिखेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, सबसे पहले तो ये सारा टोटल किया 15% सेट असाइड किया, तो ये नेट इनकम है जिसे उसे एक्सपेंड करना है इस साल में। तो सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे 6। सो ये एप्लीकेशन यहाँ अलाउ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऑन 1 मई 2000 उसके बाद ये 15 लाख वाला एप्लीकेशन यहाँ अलाउ हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑन 1 मई 2024 द ट्रस्ट परचेज एंड इंस्टॉल्ड न्यू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 25 लाख फॉर द हॉस्पिटल। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 40% एज पर द इनकम टैक्स। बट हम प्लांट एंड मशीनरी को ही एप्लीकेशन दे देते हैं, तो पूरा 25 लाख। अगर ऐसा करेंगे तो क्या हमें डेप्रिसिएशन आगे मिलेगा, नहीं। द ट्रस्ट गेव डोनेशन ऑफ रुपीज 12 lakhs टू बालाजी ट्रस्ट having object of charitable nature registered under 12AB but not similar to the object of donor trust। तो यहाँ पे इसने फर्दर एक चैरिटी की है और यहाँ पे पे किया है। सो ये कितना अप्लाई कर सकता है, इसने 12 लाख दिया, लेकिन टू ने एक्सटेंट ऑफ 85%, तो दिस अमाउंट विल बी अलाउड एज एन एप्लीकेशन। और रेस्ट का क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, वो यहाँ पे एज एन एप्लीकेशन अलाउ नहीं होगी। उसके बाद जो हमारा एनोनिमस डोनेशन थी ऊपर जिसको हमने लेस किया था वो हम यहाँ ऐड बैक कर देंगे, तो टोटल हमारा इनकम ऑफ ट्रस्ट कितना आ जाएगा दिस, ठीक है। इसमें से एनोनिमस को फ्लैट टैक्स करेंगे और बाकी के ऊपर हम स्लैब रेट लगा देंगे। तो ये स्लैब हम हर जगह लगा ही रहे हैं। इस केस में क्योंकि यहाँ पे इनकम इसकी कितनी है, क्या सरचार्ज भी आ जाएगा, यस। सो सरचार्ज के बाद कितना आया और फिर प्लस करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और उसके बाद टोटल टैक्स पेबल बाय दिस ट्रस्ट। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राम नारायण फाउंडेशन ट्रस्ट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1/4/2009। इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AA, now section 12AB, and received approval effectively from 1/4/2013. The trust got the tax exemption from the payment of taxes under section 11 to 13 from 1/4/2013। सो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो ट्रस्ट बना था, ये ट्रस्ट बना था 2009 में, लेकिन इस ट्रस्ट को जो अप्रूवल मिला था 12AB का वो मिला था 2013 में, ठीक है। सो 2013 के बाद ही इसे ये एग्जाम्शंस मिलने शुरू हुए थे 11 to 13। सो ट्रस्ट जो रिजॉल्व हो जाता है 29/12/2024 को। द बैलेंस शीट ऑफ द ट्रस्ट एंड द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वॉज एज अंडर। तो ये इसे हमने बैलेंस शीट दे रखी है जिसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स कोटेड 4 लाख, अनकोटेड 150, कैश 1 लाख, बैंक बैलेंस 50,000, टोटल इज 19 लाख। कॉर्पस जो है ट्रस्ट का 6 लाख है। रिजर्व जो इसने क्रिएट किया है वो 3 लाख का है। लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 9 लाख। लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ अनकोटेड शेयर टेकन इन ईयर 10-11 इज 1 लाख, टोटल इज 19 लाख, ठीक है। नीचे इसने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको दी है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 50 लाख। सो ये जो यहाँ पे हमें डेट दे रहा है, ये जो अमाउंट दे रहा है 12 लाख, तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या है उसकी 50 लाख, ठीक है। बट 50% ऑफ अनकोटेड शेयर्स वर एक्वायर्ड ड्यूरिंग 10-11। सो ये जो 1,50,000 अनकोटेड शेयर हैं इसमें से 50% कब लिए गए हैं 2010-11 में। तब तक इसे एग्जाम्पशंस अवेलेबल नहीं थी क्योंकि इसे मिलनी शुरू हुई थी 2013 के बाद, है ना, 2013 से। So market value of quoted shares on dissolution date is 18 lakh. Land and building were acquired out of agriculture land. Agriculture income से इन्होंने land and building को acquire किया था। So हमें कैसे पता चलेगा, देखो land and building कितने की दिख रही है, 12 लाख की, ठीक है। लोन कितना लिया गया है, 9 लाख का। इसका मतलब जो डिफरेंस होगा 3 लाख, दैट बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। Now, with respect to Z Limited, in which the trust invested in unquoted shares. So, unquoted shares Z Limited के हैं. The following additional information was available as on 29/12/2024 डिसोल्यूशन की डेट। सो 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, फेस वैल्यू 10, तो कितना हो गया
10 लाख, है ना। टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग बुलियन एंड ज्वेलरी इज 60 लाख एंड मार्केट वैल्यू ऑफ बुलियन और ज्वेलरी कितनी है 30 लाख, तो ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी कितनी है 35 लाख की। ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स वर्थ रुपीज 8 लाख टू अनदर ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ए बी बिफोर 31/12/2025, मतलब 12 महीने से पहले, तो कितने वर्थ रुपीज 8 lakh. So compute the tax payable by Ram Narayan Foundation Trust for assessment year 25-26 under section 115 TD. So सबसे पहले यहाँ पे मैंने आप लोगों को थोड़ी सी इसकी ब्रीफिंग ज़्यादा दी हुई है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप लोगों ने इसका रिविजन किया है तो आप डायरेक्टली इसको जब यहाँ से आंसर सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो जो लोगों का रिविजन यहाँ डन नहीं है, सो एक एक पैरामीटर, क्या ट्रस्ट डिसॉल्व हुई है, यस। क्या ट्रस्ट ने अपनी एसेट्स को 12 महीने के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, दे दिया है किसी ट्रस्ट को जो रजिस्टर्ड है सिमिलर उसमें, द आंसर इज नो। तो क्या यहाँ सेक्शन 115 टीडी अट्रैक्ट हो जाता है, यस। ये क्या कहता है, टैक्स ऑन एक्रीटेड इनकम कितना 34.944%, और ये जो 34.944% है ये होगा इन एडिशन, क्योंकि एडिशनली ही हैज़ टू पे हिज नॉर्मल जो रेगुलर इनकम टैक्स इस साल के लिए देना है वो तो देना ही है, बट दिस इज एडिशनल ही हैज़ टू, दिस ट्रस्ट हैज़ टू पे। सो 115 टीडी बेसिकली एक एग्जिट टैक्स है ऑन एक्रीटेड इनकम, एप्लीकेबल इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ चैरिटेबल कंटिन्यूटी कंडीशंस। उसको करना कहाँ चाहिए था, वो कर सकता था 12AA में, 12AB में, वो ऐसे किसी इंस्टीट्यूट को दे सकता था, यहाँ दे सकता था, यहाँ दे सकता है, यहाँ, तो इसके पास ये सारे ऑप्शंस थे, ठीक है। फेलियर टू कंप्लाई विल अट्रैक्ट एग्जिट टैक्स एंड एक्रीटेड इनकम जो होगी वो कैसे कंप्यूट होगी, इसके लिए फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज एज ऑन स्पेसिफाइड डेट। तो हम स्पेसिफाइड डेट जो कि यहाँ पे डिसोल्यूशन डेट है 29/12/2024, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे किसकी, इस सारे के सारे एसेट्स की, ठीक है। सो ये निकालने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ वर्किंग नोट पे। सो यहाँ पे हमारी फेयर मार्केट वैल्यू टोटल एसेट, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, टोटल वर्थ कितने की दी है इसने 50 लाख की, लेकिन ये 50 लाख जो है ये 50 लाख पूरा का पूरा लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, इसके अंदर कुछ पोर्शन एग्रीकल्चर इनकम का भी इन्वेस्टेड है, तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे। अगर 3 लाख जो है वो कितना था एग्रीकल्चर इनकम, अगर 12 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग थी उसके अंदर 3 लाख एग्रीकल्चर इनकम थी, तो 50 लाख में कितनी होगी, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 50 लाख, इस वैल्यू को हम निकालेंगे, दिस कम्स आउट 12,50,000। सो इसका मतलब ये पोर्शन जो होगा एग्रीकल्चर इनकम से ऐसे लेस कर देंगे तो नेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितनी आ जाएगी 3750। कोटेड शेयर्स को देख लेते हैं, कोटेड शेयर्स के बारे में इसने कहा है कितनी वर्थ है 18 लाख, क्या कुछ और एडजस्टमेंट है, नहीं, तो ये इसकी फेयर मार्केट ही हम एज इट इज़ उठा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसने कहा है with respect to Z Limited, that is he is talking about unquoted shares। तो चलिए देखते हैं फिर अनकोटेड शेयर्स के केस में फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी। तो टोटल बुक वैल्यू कितनी है एसेट्स की 60 लाख, उसके अंदर बुलियंस की ऐड कर दो, उसमें से लाइबिलिटी माइनस कर दो, तो नेट वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें जब इसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, इसका नेट वैल्यू कितना था, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पेड अप इक्विटी कैपिटल से और डिवाइड करेंगे टोटल पेड अप शेयर कैपिटल से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नेट वैल्यू कितनी आई है 55 लाख, ठीक है। सो 55 लाख इनटू पेड अप इक्विटी कैपिटल कितने की है, हमने कितना है यहाँ पे जो पे किया हुआ है दैट इज अनकोटेड 150, ठीक है। और टोटल कितनी है इसकी वैल्यू, जो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है वो कितनी है, दैट इज 10 लाख, ठीक है। सो दिस कम्स आउट हाउ मच 8,25,000। बट यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट और है जो हमको देखना है कि वाइल कैलकुलेटिंग द एग्रीगेटेड इनकम assets acquired during the period beginning from the date of creation
or establishment of trust and ending on the date from which the registration under section this or this become effective shall be ignored, है ना, उसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा. If the trust or institution has not been allowed any benefits of 11 and 12 during that said period, so therefore 50% of unquoted share acquired during the year 2010-11 shall be ignored. So only this much, that is 50% shall be considered. तो यहाँ पे हम 50% को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इसको जो ये एग्जाम्पशंस ये कब मिलनी शुरू हुई थी, 2013, जबकि इसने जो ये शेयर्स खरीदे थे ये कब खरीदे थे, 10-11. इसी को दोबारा इसने हमें यहाँ पे भी कंफर्म किया था कि 50% ऑफ अनकोटेड शेयर्स वर एक्वायर्ड ड्यूरिंग 2010-11. ठीक है. सो अब हम यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं कर सकते. तो जो अमाउंट आया उसका 50% दैट इज अनकोटेड शेयर. कैश का बैलेंस एज इट इज आ जाएगा क्या, यस, उसमें कोई भी फेयर मार्केट वाला टेंशन नहीं होता, बैंक बैलेंस में भी नहीं होता. ये दोनों की दोनों फिगर्स एज इट इज यहाँ आ जाएंगे. सो ये आ गया, ये आ गया. सो कंसिडरेबल वैल्यू, टोटल कंसिडरेबल वैल्यू कितनी आ गई, ये. अब लेस करेंगे इसमें से असेट जो उसने ट्रांसफ़र की टू अनदर ट्रस्ट और रजिस्टर्ड अंडर 12AB, क्योंकि ये वाले केस में तो क्या बेनिफिट मिल जाएगा, यस, क्योंकि कोई तो एक काम है जो उसने ठीक भी किया है. सो इसे लेस कर देंगे तो हमारे पास ट्रस्ट के पास फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट आ जाएगी, दैट वुड बी 53,12,500. अब बात आती है टोटल लाइबिलिटी. तो क्या हम यहाँ पे कॉर्पस को ऐड करते हैं, नहीं. रिजर्व्स को ऐड करते हैं, नहीं. तो लोन जो उसने लैंड एंड बिल्डिंग के लिए लिया था वो, और यहाँ पे जो परचेज ऑफ अनकोटेड शेयर लिया इसको हम कंसीडर नहीं करते, तो ये भी नहीं. ठीक है. सो इसके बाद हमारी एग्रीगेटेड इनकम जो होगी इसमें से इसे माइनस करेंगे तो दिस कम्स दिस. जो हमारा मेन फॉर्मेट है उसमें हम टोटली लेके जाते हैं. ठीक है. फेयर मार्केट वैल्यू, टोटल लाइबिलिटी, तो ये एग्रीगेटेड इनकम आ गई. इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी फ्लैट हो जाएगी. ठीक है. और टैक्स लाइबिलिटी को फिर हम यहाँ पे राउंड ऑफ कर देंगे. सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन. और ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट है वो अब इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है. चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7. Examine each of the following independent cases of charitable trust institution for the assessment year 2020-2025-26. Raj Charitable Trust registered under section 12AB received corpus donation of 5 lakhs during the previous year 2024-25. The trust intended to utilize it during the previous year 25-26 and claimed that since the donor gave the donation with a specific direction that it is toward the corpus of the trust, it is exempt from the tax under section 11(1)(d). सो ये कह रहा है कि मुझे भाई इस जो 5 लाख की यहाँ पे से कॉर्पस मिला है इसे एग्जम्प्ट कर दो. क्या एग्जम्प्ट होगा, द आंसर इज नो. क्योंकि जब हम 11(5) के लिखे गए मोड के तहत उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ही हमें यहाँ पे ये एग्जम्पशन अवेलेबल होती है. और इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन में कुछ भी नोट नहीं दिया गया, मतलब उसने नहीं किया होगा. ठीक है. सो यहाँ पे इसे एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं होगी. फर्दर ड्यूरिंग द ईयर द ट्रस्ट टुक अ लोन ऑफ ₹20 लाख फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक and out of it applied 18 lakhs on the construction of its building. The trust claimed 18 lakh as application for charitable purpose during the year. ठीक है. वो कह रहा है मुझे इसे एप्लीकेशन दे दो फॉर दिस पर्पस. तो क्या ये एप्लीकेशन माना जाएगा, द आंसर इज अगेन नो, क्योंकि हम एप्लीकेशन मानते हैं जिस साल में लोन की रीपेमेंट होती है. ठीक है. उस प्रीवियस ईयर में हम इसे एप्लीकेशन कंसीडर करते हैं. तो देखो आंसर क्या लिखेंगे, कॉर्पस ड्यूरेशन 5 लाख नॉट एग्जाम्प्ट, क्योंकि 11(5) का कोई भी मोड यहाँ नहीं बताया गया. लोन बेस्ड एप्लीकेशन 18 लाख नॉट अलाउड एज एप्लीकेशन, क्योंकि सेक्शन 11(1) एक्सप्लेनेशन 4C कहती है, एक्सप्लेनेशन 4 कहती है कैन बी क्लेम्ड ओनली इन द ईयर ऑफ रीपेमेंट. ठीक है. स्माइल फाउंडेशन इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट दैट रन अ सेकेंडरी स्कूल. ठीक है. द टोटल रिसीट कंसिस्टिंग ऑफ वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द गवर्नमेंट ग्रांट्स ऑफ द ट्रस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 अमाउंटिंग टू ₹30 लाख. तो 14 लाख जो हैं ये वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. ठीक है. 16 लाख जो है ये गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं. इज द ट्रस्ट रिक्वायर्ड टू गेट एन अप्रूवल टू क्लेम एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1023C. सो सेक्शन 1023C ये बोलता है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर मेजॉरिटी रिसीट्स हैं वो गवर्नमेंट ग्रांट्स के थ्रू आ रही हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ मोर और लेस इज़ रन बाय एन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. ठीक है. सो यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि क्या यहाँ पे 50% से ऊपर गवर्नमेंट के ही ग्रांट्स हैं. सो 16 लाख गवर्नमेंट ने दिया है
और टोटल 30 है, तो इट कम्स आउट 53.33 समथिंग, सो दिस इज मोर देन 50%, ये इसे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो Smile Foundation exists solely for educational purpose. It's not for profit and receive 53.33% of its total receipt from government grants. It qualifies for automatic exemption under Section 1023C. Therefore, no approval is required under Section 1023C. ठीक है, इस परसेंटेज को मैंने यहाँ कैलकुलेट करके दिया है। टोटल रिसीट ये है, ठीक है। नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, नॉन फॉर प्रॉफिट एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, Money Foundation is a charitable trust registered under Section 12AB. On 31/7/2024, it get and approved under Section 1023C. So Money Foundation है, ठीक है, इससे रुका नहीं जा रहा है ना। इसने पहले अपने आप को रजिस्टर किया किस में, 12AB में, और फिर इसने रजिस्टर किया अपने आप को 1023C में, ठीक है। सो यहाँ पे ये था टिल 31/7/2024 को, और यहाँ कब आ गया, 31/7/2024 को। सो ये कह रहा है द ट्रस्ट इंटेंडेड टू नो वेदर इट कैन एंजॉय बोथ बेनिफिट्स ऑफ बोथ द सेक्शन, दैट इज सेक्शन 11 एंड 1020, के ये दोनों के दोनों रख सकता है, ये दोनों में यहाँ की बेनिफिट मिल जाए, यहाँ के भी, और दोनों की जो वो होगी, फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो, ठीक है। द ट्रस्ट वांटेड टू कंफर्म वेदर द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर 12AB हैज़ द सेम परपिचुअल वैलिडिटी एज ग्रांटेड अंडर 12AA। सो 12AA में जो परपिचुअलिटी थी, क्या वो सेम 12AB में भी चलेगी? तो दो क्वेश्चन हैं। पहले तो ये कह रहा है कि क्या मैं ये दोनों कैरी कर सकता हूँ, और इसने पूछा है क्या ये परपिचुअलिटी चलेगी? तो दोनों कैरी नहीं हो सकते। वंस यू एंटर इनटू वन, यू ऑटोमेटिकली एग्जिट फ्रॉम द अदर। तो 1023C में अगर आप आते हो तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे से एग्जिट कर देते हो। सो मनी फाउंडेशन एंजॉय एग्जाम्पशन अंडर बोथ सेक्शन, द आंसर इज नो, बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन। एंड फ्रॉम विच डेट द 12AB रजिस्ट्रेशन इनऑपरेटिव हो जाएगा? द सेम डेट जिस दिन से 1023C का अप्रूवल मिला। तो क्या 12AB का रजिस्ट्रेशन परपेचुअल है? नहीं जी, यहाँ पे 5 साल के लिए ही वैलिड होता है, और फिर आपको इसे रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। So the head of accounts of FitMe Foundation, a trust established for the purpose of promotion of yoga, has approached you to guide him about the tax implication of the following. So ये head of accountant है जो आपसे मिलने आए हैं, कौन सी? उसके FitMe Foundation के। ये एक ट्रस्ट है जो योगा को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इट रिसीव्ड अ वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन 125 लाख with a specific direction that it should form part of the corpus of the trust. The trust invested such amount in the shares of Messrs. Bend and Blend Private Limited, a private sector company. लेकिन ये तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, क्या 11(5) के मोड में आ जाता है? द आंसर इज नो। तो क्या यहाँ पे इसे ये एग्जाम्प्ट कर सकता है? द आंसर इज नो। कॉर्पस डोनेशन 125, द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट परमिटेबल मोड अंडर सेक्शन 11(5), the corpus donation of 125 does not qualify for exemption and become taxable income in the hands of FitMe Foundation in the year of receipt. Apart from the above mentioned 125 lakh during the financial year 24-25, ठीक है, it received 95 lakh from other voluntary contribution and 60 lakhs of fee टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग योगा क्लासेस। यह सेक्शन 215 ये बड़ा क्लियर कहता है कि जब मैं चैरिटेबल पर्पस डिफाइन कर रहा हूँ ना, तो इसमें स्पेसिफिकली इंक्लूजन हुआ है योगा का इन दी फाइनेंस एक्ट 2015। सो अगर ये भी चैरिटेबल पर्पस में काउंट हो गया, तो जो फी आपकी योगा क्लासेस से आई है वो भी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट हो जाएगी एज पर सेक्शन 12(1). रीड विद सेक्शन 250, ठीक है। सो कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, देखो कितना 2 मिनट में सॉल्व होने वाला है। तो ये आपकी क्रिटिकलिटीज़ को ही चेक करेगा बेसिकली। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मिस्टर नागराज इज द फाउंडर ऑफ SSVB Trust, a public charitable trust registered under Section 12A of the Income Tax Act. The trust runs a hospital for the treatment of various diseases. Mr. Ram, son of Mr. Nagaraj, was admitted in May 2024 in the hospital due to COVID for treatment. He was charged total fee of rupees 3 lakhs as against the amount of rupees 5 lakh charged by the hospital for similar treatment to general public. The board of trustees were served with a notice by the income tax authorities for cancellation of registration under section 12A. Discuss whether registration can be denied to the trust and what are the further tax implications if any. ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, मिस्टर
नागराज जो हैं उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है, ठीक है। वो ट्रस्ट रन करता है एक हॉस्पिटल को, ठीक है। अब यहाँ पे इनका बेटा है सन, ये ट्रीटमेंट कराता है इस हॉस्पिटल में, और इस हॉस्पिटल में उस ट्रीटमेंट का जो एक्सपेंस जनरल पब्लिक से लिया जाता है वो है 5 लाख, लेकिन क्योंकि ये इनके बेटे हैं तो इनसे लिया गया 3 लाख, ठीक है। तो क्या इनके बेटे जो हैं ये स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, और फिर अगर स्पेसिफाइड पर्सन को कोई बेनिफिट पास ऑन करता है हॉस्पिटल, तो क्या उसके बेसिस पे उस बेचारे का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया जा सकता है। सो यहाँ पिक्चर में क्या आते हैं, सबसे पहले आता है, अगर मैं स्पेसिफाइड पर्सन की बात करूँ तो स्पेसिफाइड पर्सन को सेक्शन 13(3) एक्सप्लेन करता है, तो जिसके तहत ही इज़ अ स्पेसिफाइड पर्सन। बट स्पेसिफाइड पर्सन को अगर कोई बेनिफिट दिया जा रहा है तो क्या वहाँ पे रजिस्ट्रेशन खींच लिया जाएगा, उसकी बात करता है सेक्शन 13(6), जो कहता है कि अगर एक चैरिटेबल ट्रस्ट रनिंग अ हॉस्पिटल shall not lose exemption under section 11(2) merely because medical facility were provided to a specified person, provided such facility is not the sole ground for exemption denial, ठीक है। सो ये सोल एम नहीं होना चाहिए, बट यही है, इसके अलावा तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो प्रेजेंट केस में अगर हम देखें तो SSVB ट्रस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज वर्थ ₹5 लाख एट ए कंसेशनल चार्जेस ऑफ 3 लाख टू मिस्टर राम, सन ऑफ मिस्टर नागराज, हु इज़ अ स्पेसिफाइड पर्सन अंडर दिस। तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन आ जाता है, रेस्क्यू के लिए आता है 12(2) आकर के कहता है कि भाई यहाँ पे जो डिफरेंस है ना उसको हम ट्रस्ट की इनकम बना लेंगे, है ना कि हम उसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देंगे, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि यहाँ पे डीम्ड इनकम कंसीडर कर लिया जाएगा। सो अकॉर्डिंगली द कंसेशन ऑफ 2 लाख दैट इज 5 - 3 shall be deemed income of the trust and taxable under section 115 BBI at 30%. The balance 3 lakh will be treated as application of income and continue to enjoy exemption under section 11, ठीक है। वो तो क्योंकि नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा थोड़ा ना है कि अगर फादर का ट्रस्ट है और उसमें हॉस्पिटल चल रहा है तो उसकी फैमिली कहीं और ही ट्रीटमेंट कराएगी, यहाँ आके ट्रीटमेंट भी नहीं करा सकती। तो यहाँ जो सिर्फ और सिर्फ इशू है कि ये जो कंसेशन दिया गया, क्या इसकी वजह से यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन तक भी कैंसिल हो सकता है। सो ऐसा नहीं है, द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A cannot be cancelled, but 2 lakh will be taxable at 30% as per the deeming provision. फ्लैट रेट से टैक्स कर देंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो अ पब्लिक कंपनी हैज क्रिएटेड a charitable trust exclusively for the benefit of the public. The trust has granted interest-free loan inter alia to some of the company's employees in order to enable their children to pursue higher education studies. As per the object of the trust, the assessing officer considers this benefit as being covered under section 13(3) and proposes to withdraw the exemption from tax granted to the trust. Comment upon the correctness or otherwise of the view of the assessing officer. तो यहाँ मैं एक बात बता दूँ, असेसिंग ऑफिसर्स को हमेशा ही ट्रस्ट से प्रॉब्लम रहती है। जब भी उन्हें ऐसा कुछ दिखता है कि भाई यहाँ पर्सनल बेनिफिट जा रहा है कुछ, तो वो फटाफट से उस ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को क्वेश्चन करने लगता है। सो इसने जो सारा का सारा मुद्दा बनाया है वो क्या है, देखिए यहाँ पे एक पब्लिक कंपनी है, इस पब्लिक कंपनी ने एक ट्रस्ट बनाया है, ठीक है। इस ट्रस्ट से ये पब्लिक को हेल्प करना चाहती है, और इसी के तहत इसने अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए लोन्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये बिल्कुल इस ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट में भी फॉल करता है। अब असेसिंग ऑफिसर कह रहा है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को लोन दिया है, ये तो स्पेसिफाइड पर्सन की हेल्प करना हुआ, अगर ऐसा हुआ तो सेक्शन 13(1) इन्वोक हो गया, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो क्या सच में यहाँ 13(1) इन्वोक हो जाता है, तो सबसे पहले स्पेसिफाइड पर्सन पता होने चाहिए। तो स्पेसिफाइड पर्सन स्पेसिफिकली किसको इंक्लूड करते थे, ऑथर्स, फाउंडर्स, ट्रस्टीज, उनके रिलेटिव्स और एसोसिएटेड कंसर्न्स। तो एम्प्लॉय इनमें से किसी कैटेगरी में आता है क्या, द आंसर इज नो। तो जब वो इसमें से किसी कैटेगरी में नहीं आता तो जो लोन दिया गया है तो वो क्या इसका वॉलेशन माना जाएगा 13(1) का, द आंसर इज नो। 13(1) क्या कहता था कि the benefit of exemption under section 11 and 12 shall be denied to the extent income or property of the trust is used or applied directly or indirectly for the benefit of any specified person। ये तो specified person है ही नहीं,
तो इनके बेनिफिट के लिए जो भी इस्तेमाल किया ट्रस्ट ने फंड, तो क्या वो 13(1)(c) में फॉल कर जाएगा? द आंसर इज नो। सो एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11-12 कैन नॉट बी डिनाइड, वो बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 AAE एंड फ्लैट टैक्स 30% अंडर सेक्शन 115 BI will also not be attracted in this case, as the assessing officer view that exemption should be withdrawn on this ground is not legally suitable. देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। लीलाधर मेमोरियल ट्रस्ट runs an educational institution which is engaged solely in education, received annual receipt during financial year 24-25 amounting to rupees 2.40 crores. The trust also runs a hospital for treatment of person suffering from mental defectiveness solely for philanthropic purpose. The total receipt for the hospital during financial year 24-25 amounting to rupee 2.50 crores. So Leeladhar Memorial Trust is not registered under the Income Tax Act for tax exemption under section 11-12 or any other such clauses. The consultant of the trust told them they are not required to pay any tax even not given registration under the act. Examine the consultant's view discussing the relevant provision of the Income Tax Act 1961. ऐसे ही कंसल्टेंट हो तो फिर क्या ही बात है, ट्रस्ट को बेचारे को डर लगा हुआ है। सो ये लीलाधर मेमोरियल ट्रस्ट है जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी चलाता है और एक हॉस्पिटल भी चलाता है। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इसको टोटल रिसीट जो आए हैं वो आए हैं 2.40 करोड़ के और हॉस्पिटल से आए हैं 2.50 करोड़ के। और इसका जो कंसल्टेंट है इसने इसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अब उसको टेंशन ये है कि मेरे को क्या टैक्स एग्जाम्पशंस मिलेंगी? सो बिल्कुल मिलेंगी क्योंकि 1023C इज इन पिक्चर। सो 1023C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि द एग्जाम्पशन इज अवेलेबल टू एनी यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, क्या ये दोनों आ गए? यस। मेडिकल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड इट एग्जिस्ट सोनली फॉर एजुकेशन और मेडिकल पर्पज एंड नॉट फॉर प्रॉफिट आइटम के लिए काम ना करें। एंड द एग्रीगेट एनुअल रिसीट फ्रॉम सच इंस्टीट्यूशन डू नॉट एक्सीड 5 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर। सो क्या ये दोनों के दोनों रिसीट जो हैं ये 5 करोड़ को एक्सीड करते हैं? द आंसर इज नहीं। सो क्या ये नॉट प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं? यस। क्या ये एजुकेशन और हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं? यस। क्या 5 करोड़ से नीचे है? यस। तो तीनों ही कंडीशंस कवर हो गई। तो क्या 1023C ऑटोमेटिकली लग गया? यस। इन दिस केस लीलाधर मेमोरियल ट्रस्ट हैज़ 2.40 education ये hence the total aggregate is 4.90 crore which is within 5 crore limit. Therefore, exemption under section 1023C is available even though the trust is not registered under section 12AB or approved under 1023C. Also, as per law, no separate registration or approval is required for such institution if the aggregate receipts are within the 5 crore threshold. Thus, तो जो कंसल्टेंट का व्यू है वो पूरी तरीके से सही है, पढ़ा लिखा आदमी है, चार्टर्ड है। No tax is payable and the exemption is valid even without registration under section 12AB or approved under section 1023C. चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Mukti Foundation, a charitable institution registered under section 12AB set up on 1st August 2023 is engaged in preservation of forest. The accountant of the institution provides the following details of the institution to you as a chartered accountant. Wow. Please discuss the treatment of application of income expense in the hand of charitable institution for the previous year 24-25 in the following independent situations. ठीक है, इसको कुछ भी आपको टोटल इनकम या ऐसा कुछ कंप्यूट नहीं करना है, एक एक सिचुएशन को अलग अलग हैंडल करना है। ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 योर आंसर शुड बी फॉलोड विद रीजंस। आपको आंसर देना है, रीजन देना है, दैट इज ऑल। The institute follows mercantile system of accounting and during the previous year 24-25 has incurred electricity expenses amounting to rupee 1 lakh for the period pertaining to the year 24-25. The electricity expenses was actually paid on 10th day of April 2025, though account pay check in which year the application of the income will be treated by the foundation.
अब उसने अकाउंट पे चेक से 1 लाख रुपए पे किए हैं 10 अप्रैल 2025 को, बिलोंग करते थे 24-25 को। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्चुअल में उसको एज एन एप्लीकेशन कब मिलने वाला है? अगर आप लोगों को याद हो, सो अभी बहुत ही रिसेंट हम लोगों ने एक अमेंडमेंट देखी थी मेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2022, ठीक है, ये अमेंडमेंट से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है। सो एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स, इसके बाद से ये एप्लीकेबल हुआ था, इसलिए इसे इमिजिएटली पूछ लिया गया है ना। तो अमेंडमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और 8 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब हर एक जो है वो 2-2 नंबर के हैं आपके। Any sum payable by any trust or institution shall be considered an application of income only in the year which is actually paid, regardless of the accounting method follow. तो आप चाहे मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हो, चाहे आप कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपको कब मिलेगा? सिर्फ व्हेन इन द ईयर व्हेन यू एक्चुअली पेइंग। तो अब इसे अप्लाई करो इस केस के अंदर। तो ये बिलोंग तो करते थे 24-25 को, लेकिन इसने पे कब किया है? इसे ही पेड ऑन 10/4/2025 in the next previous year. Hence, as per the amended provision, the said expense will be treated as application of income in previous year 25-26 and not in previous year 24-25, despite the fact that liability accrued in the earlier years. Conclude करेंगे, the expenditure of 1 lakh shall be allowed as application of income only in the year of actual payment of 25-26 and not on accrual basis. Applying this amendment, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फाउंडेशन वॉज cultivating 20 acres of agriculture land. It is doing agriculture operations and earned an agriculture income of 12 lakh during previous year 24-25 from this activity. Whether exemption under section 10(1) will be available to Mukti Foundation on such income. 10(1) agriculture income क्या इसको मिलेगा? तो यहाँ मेन क्वेश्चन क्या है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये 12AB में रजिस्टर्ड है। तो क्या अगर आप इनमें से किसी भी उसमें रजिस्टर्ड होते हो, स्पेशल उसमें, तो भी आपके पास क्या ये डिडक्शन अवेलेबल है? सो बिल्कुल है। एज पर सेक्शन 11(7) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, वेयर अ ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर दिस और दिस एंड सच रजिस्ट्रेशन इज इन फोर्स, मतलब वो अभी भी है उसमें, for any previous year, the trust cannot claim exemption under any clause of section 10, ठीक है। लेकिन क्या लिखा था? एक्सेप्ट सेक्शन 10(1) दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन टू रिमेंबर टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो प्रेजेंट केस में अगर हम बात करें तो ये 12AB रजिस्टर्ड है, ठीक है, अभी भी इफेक्टिव है, और एग्रीकल्चर इनकम 12 लाख की अर्न कर रहा है। तो 10(1) जो है उसमें ये फॉल करता है, और ये क्या स्टिल इसको मिल सकता है? यस। तो कंक्लूड करेंगे, द एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(1) इज वैलिड एंड 12 लाख एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। तो देख लेते हैं फोर्थ। मुक्ति फाउंडेशन हैज अर्न रेंटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 amounting to rupees 3 lakh. It received 2 lakh up to 31 दिसंबर 2024। इसका मतलब क्या हमारे ही प्रीवियस ईयर में है ना, यानी कि 24-25 में। For such income, however, the balance of 1 lakh was received on 31 जुलाई 2025. So मतलब 31 जुलाई 2025 that comes under 25-26 previous year. Up to what period the institute can apply the same amount towards the object of the institution? The institution has excised the relevant option in this regard. उसने relevant option को इस चीज़ में एक्सरसाइज करा हुआ है। सो देखो यहाँ पे हर एक जो पॉइंट है ना, कि 1 2 3 4 इन सबको इसने हमें कहा है इंडिपेंडेंटली ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे इसकी रिसीट कितनी है? 3 लाख, ठीक है। एप्लीकेशन कितना होना चाहिए साल के अंदर? 85% ना। सो 3 लाख का 85% हम अगर हम निकालते हैं दैट कम्स आउट 2,55,000, बट इसको रिसीव कितना हुआ है? सिर्फ 2 लाख। सो इसका मतलब इसे जो साल भर में एप्लीकेशन होना चाहिए उससे भी कम अमाउंट रिसीव हुई है। सो इसलिए जो ये 1 लाख इसे नेक्स्ट ईयर में रिसीव हो रहा है, ये 1 लाख जिस साल में रिसीव हो रहा है उस साल में एज एन एप्लीकेशन अवेलेबल हो सकता है, या फिर उससे नेक्स्ट ईयर में भी ये अवेलेबल हो सकता है एज एन एप्लीकेशन, ठीक है। सो देखिए, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 11(1) explanation 1 of the income tax, if a trust application of income falls short of 85% of its total income due to non-receipt of income during the relevant previous year, the trust is permitted to apply such income in the previous year in which the income is actually received। मतलब कौन सा साल हो गया? 25-26।
और द इमीडिएट फॉलोइंग प्रीवियस ईयर, जिससे नेक्स्ट कौन सा हो गया 26-27। इन द गिवन केस मुक्ति फाउंडेशन रिसीव करता है 1 लाख इसमें, एंड दैट वाज नॉट रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर दिस, सो कैन अप्लाई दिस 1 लाख इन 25-26 प्रीवियस ईयर, ठीक है, और 26-27 इमीडिएट नेक्स्ट, एंड सच एप्लीकेशन विल बी डीम टू हैव बीन मेड इन प्रीवियस ईयर 24-25 इफ द ऑप्शन इज एक्साइज इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। So conclusion, Mukti Foundation may validly claimed deemed application of 1 lakh in previous year 24-25 by applying it either in two of the following years under explanation 1 to section 11(1). ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटा दूं मैं यहाँ से, हम इसे पढ़ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन को। चलिए, मुक्ति फाउंडेशन बोरोड 45 lakh from a nationalized bank in April 2024 for the purpose of purchase of building in a forest area for the object of the institution. It spent the whole amount of loan for the same purpose and claimed the same as application of the income in March 2025. It repaid the first installation of 6 lakhs टू दी बैंक ऑन 31 मार्च 2025। तो 45 लाख का लोन लिया, पूरा का पूरा ही लगा दिया इसने जो पर्पस के लिए लिया था, यानी कि बिल्डिंग परचेज करने के लिए पूरा का पूरा ही लगा दिया। ठीक है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि हम क्या कहते हैं, जिस साल में भी रीपेमेंट होगा और जितना रीपेमेंट होगा उतना ही एप्लीकेशन माना जाएगा। तो रीपेड कब कितना हुआ है हमारे प्रीवियस ईयर में 31 मार्च में? सिर्फ और सिर्फ 6 लाख। ठीक है, सो हमें यहाँ पे बेनिफिट जो मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ किसका मिलेगा? 6 लाख। 6 लाख ही एप्लीकेशन माना जाएगा। तो एज पर एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 11(1), ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पे तो इतने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं ना इन्होंने, इतने क्वेश्चन बनाए हुए हैं मैं बता नहीं सकती। इनकम टैक्स एक्ट जो इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023 है, एनी एप्लीकेशन ऑफ इनकम मेड आउट ऑफ लोन और बोरोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज एप्लीकेशन इन द ईयर ऑफ एक्सपेंडिचर। हाउएवर द रीपेमेंट ऑफ सच लोन और बोरोइंग इज ट्रीटेड एज एप्लीकेशन इन द ईयर ऑफ रीपेमेंट प्रोवाइडेड इज इट रीपेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच एप्लीकेशन वॉज मेड एंड देयर इज नो वायोलेशन ऑफ द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर, कि इनमें से कोई भी वायोलेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो प्रेजेंट केस में देखें तो 45 लाख जो है इसने बोरो किया फंड। ठीक है, क्या ये अलाउ होगा एज एप्लीकेशन? नो। हाउएवर 6 लाख जो इसने रीपे किया है, क्या ये अलाउ हो जाएगा? यस। सो एक्सपेंडिचर 45 लाख नॉट अलाउड एंड 6 अलाउड एज एन एप्लीकेशन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्लीज आंसर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस विद रिगार्ड to the provisions applicable to charitable trust as per Income Tax Act 1961. Devyani Trust is a registered charitable trust under Section 12AB. During the previous year 24-25, the trust has applied 4,50,000 for the benefit of the trustee and 2,50,000 for the benefit of Mr. Sujan Dev, who has donated 3,75,000 to the trust up to 31/3/2025. इतने पैसे दिए हैं 375 और 2.5 लाख अपने पे ही खर्च करा लिए हैं। चलिए, ऑल्सो एन अमाउंट ऑफ 2,50,000 सेट अपार्ट इन प्रीवियस ईयर 22-23 by the trust for the charitable purpose under section 11(2) has been utilized in the previous year 24-25 for making a donation to another registered charitable trust with a similar objective as Devyani Trust. What is the amount of specified income liable to tax at the rate 30% under section 115 BBI for assessment year 25-26? Explain with reason. बिल्कुल जी, हम पूरे reasons देंगे यहाँ पे। तो देखो, देवयानी ट्रस्ट है, 12AB में रजिस्टर्ड है। ठीक है, यहाँ पे ये 4.5 लाख खर्च करता है अपने ट्रस्टी के लिए। उसके बाद ये खर्च करता है 2.5 लाख मिस्टर सूजन देव के लिए, जिसने कि डोनेट किया है 3,75,000। मतलब यहाँ इस हाथ से दिया और इस हाथ से ले लिया। और उसके बाद इसने ना 2.5 लाख 2022-23 में रखा था साइड की, मैं कुछ करूँगा। उसको कुछ नहीं समझ आया 2 साल में भी मैं इसका क्या करूँगा, तो उसने उठा करके वो अपने सिमिलर ऑब्जेक्टिव वाले एक ट्रस्ट को ये पैसा डोनेट कर दिया। सो ये कह रहा है कि यहाँ पे इसकी स्पेसिफाइड इनकम्स क्या क्या होंगी। ये तो सारी की सारी ही स्पेसिफाइड इनकम्स हैं। क्या होंगी मतलब क्या? एज पर सेक्शन 115 BBI, where the total income of a charitable or religious trust includes specified income, such income shall be taxed at a flat rate of 30%. ठीक है, notwithstanding any other provisions of the act, the following are treated as specified income under this section. क्या क्या? Income accumulated or set aside under section this
which is credited or paid to another registered charitable or institution having similar objective. क्या है? Yes. Any income which is applied directly or indirectly for the benefit of a person referred to in 13(3). Specified persons means author, trustee, relatives, etc. क्या है? Yes. Further, in computing such specified income, no deduction shall be allowed for any expenditure or allowances or for set off of any losses under any other provision of this act. मतलब इनको बड़ी ही सख्ती से ट्रीट किया जाएगा. तो स्पेसिफाइड इनकम जो है वो टैक्स होंगी स्ट्रेट अवे 30% से, कोई भी डिडक्शन यहाँ नहीं दिया जाएगा. तो सारी की सारी इनकम ही इसकी बेचारे की तो यहाँ फॉल कर जाएंगी. ठीक है, तो टोटल इसकी स्पेसिफाइड इनकम क्या आ गई ये. ठीक है, क्लियर है. सो 4,50,000. ठीक है, फिर ये 2.5 लाख जो इसने यहाँ खर्च किए, और ये 2.5 लाख, ये सारे के सारे इसके क्या हो गए? स्पेसिफाइड इनकम्स. ठीक है जी, फ्लैट 30% से ये टैक्स हो जाएंगे. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. आप ये समझिए कि कैसे मलाई की तरह क्वेश्चंस हैं. 4 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब आपको कितना ही टाइम लगेगा करने के लिए अगर आपका रिविजन बड़ा ही सॉलिड है. जितने भी 2 या 3 साल की जो अमेंडमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो बहुत मस्ट होती हैं टीडीएस के लिए, ट्रस्ट के लिए, इन चैप्टर्स के लिए तो मस्ट है. इनके तो अमेंडमेंट छोड़ना नहीं. प्लस जो भी केस स्टडीज़ हैं खास करके सुप्रीम कोर्ट की रिलेटेड टू टीडीएस और रिलेटेड टू ट्रस्ट, इनसे बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा उठ के आता है. टीडीएस में तो खैर आँख मीच के सारे ही क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड होते हैं. ठीक है, चलिए. Privartan, a public charitable trust, was incorporated on 1/6/2023 and immediately commenced its activity of providing relief to poor. यहाँ बस शुरू ही हुआ था, इनकॉर्पोरेट ही हुआ था और एकदम से इसने गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी. मैं समटाइम सोचती हूँ इतने लोग हैं जो गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, फिर भी ये गरीब आदमी उभर क्यों नहीं रहा है. चलो, सो यहाँ पे जो ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है ये 1/6/2023, इसका मतलब कौन सा है? 23-24 प्रीवियस ईयर है ना. 23-24 प्रीवियस ईयर में इसने, और साथ ही साथ इसने काम करना शुरू कर दिया, ऑपरेटिव हो गया. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 इट फेल्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A(1) AC. हाउएवर ऑन 1/1/2025, ये कौन सा साल हुआ? ये हमारे वाला हुआ 24-25. It applied for final registration as per section 12AB. Read with section this in the prescribed form to avail exemption under section 11 for assessment year 25-26. Is the action of the trust justified? क्या वो ठीक है या लगे पड़े हैं बस ऐसे? इसका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उनका मेन एम क्या है कि हमें सेक्शन 11 की एग्जाम्शन मिलनी शुरू हो जाए. ठीक है, सो कैन अ ट्रस्ट अप्लाई फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन बिफोर अप्लाइंग फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन? क्या वो उससे पहले ये काम कर सकता है? मतलब अभी प्रोविजनल का कोई ठिकाना नहीं और फाइनल के लिए अप्लाई कर दिया तो बिल्कुल कर सकता है. इफ यस, व्हाट इज द टाइम पीरियड विद इन विच द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर मस्ट पास द ऑर्डर ग्रांटिंग और रिजेक्टिंग द रजिस्ट्रेशन? ठीक है, द रजिस्ट्रेशन इफ ग्रांटेड विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम विच असेसमेंट ईयर? एक्सप्लेन योर आंसर बेस्ड ऑन द लेटेस्ट इनकम टैक्स प्रोविजंस. लेटेस्ट इनकम टैक्स प्रोविजंस को यूज करते हुए अपने आंसर को देना. जी बिल्कुल देंगे. चलिए, यहाँ पे पूरा टैक्स लिखने वाला है आप लोगों की, जितनी आपने सेक्शंस पढ़े हैं वो सारे यहाँ लिख दो. ठीक है, टू क्लेम एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 11 और 12 एक चैरिटेबल ट्रस्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A. रीड विद सेक्शन 12AA 12AB एज एप्लीकेबल. ठीक है, एज पर द अमेंडमेंट मेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2023, जो इफेक्टिव कब से हो गया? 1 अक्टूबर 2023 से. वेयर अ ट्रस्ट हैज कमेंस्ड इट एक्टिविटीज इट कैन अप्लाई डायरेक्टली फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन अंडर फॉर्म 10AB. सो इसने अपनी एक्टिविटी कब शुरू कर दी है? 23-24 में. ठीक है, सो यही एलिजिबल हो गया था कि ये फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए. यस, प्रोविजनल की कोई बात कर रहा नहीं. सो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी इन द केस. Further, the exemption under section 11-12 shall be available from the assessment year immediately following the financial year in which the application for registration is made. So इस प्रेजेंट केस में जो ये परिवर्तन चैरिटेबल ट्रस्ट है इसने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी थी. ठीक है, इट हैज़ अप्लाइड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन ऑन 1 जनवरी 2025, मतलब विद इन 24-25. हैंस इट इज एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 11 फ्रॉम असेसमेंट ईयर 25-26. क्या इधर से ही शुरू हो जाएगा ये एग्जाम्शन क्लेम करने के लिए? जी बिल्कुल. तो इसे कंक्लूड कर दीजिए. द ट्रस्ट एक्शन इज फुली कंप्लेंट विद द सेक्शन 12A
its application on 1/1/2025 ensure eligibility for exemption from assessment year 25-26 and the requirement and provisional registration does not apply post 1/10/2023 where activities has commenced. Clear? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड द लास्ट वन. आई एम वेरी एक्साइटेड. आप लोगों के साथ ये जो टाइम मैंने स्पेंड किया है फॉर डीलिंग विद द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, आई एंजॉयड इट थॉरोली एंड आई होप यू टू. ठीक है, और आप लोग भी एक्साइटेड होंगे कि ये मोटा मोटा सारे चैप्टर्स आप लोगों के निपट गए हैं विद द पास्ट ईयर क्वेश्चंस. सो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14. एग्जामिन द फॉलोइंग independent cases of charitable trust institution based on the relevant provisions of the Income Tax Act and judicial pronouncements for the assessment year 25-26. अगर आपको कोई judicial pronouncement याद है तो लिख दो, नहीं तो sections mention करना will be sufficient. So Astha Foundation not for profit trust that runs a secondary school and a hospital, दोनों ही चीज़ें रन कर रहा है ये, स्कूल भी और हॉस्पिटल भी. The trust had total receipt of 1.2 crore from the school and 4.2 crores from the hospital for the assessment year 25-26. Can the trust claim exemption under section 1023C 3AD and section 1023C 3AE for assessment year 25-26? So यहाँ पे क्या है, ये आस्था फाउंडेशन है, दोनों चीज़ें हैं इसके पास, स्कूल भी है हॉस्पिटल भी है. स्कूल से है 1.2 करोड़ और यहाँ से है 4.2 करोड़. ठीक है, सो ये हो गया टोटल 5.4 करोड़. ठीक है, सो यहाँ पे तो देखो 1023C के केस में अगर हम बात करें तो ऑटोमेटिक तो नहीं है क्योंकि वो तो लेस देन 5 ही होना चाहिए. ठीक है, लेकिन सबसे पहले यहाँ हम इन दोनों सेक्शंस को मेंशन करेंगे क्योंकि ये हमसे पूछ रहा है कि ये क्लेम कर सकता है एग्जाम्पशन इन दोनों में से फॉर एनी असेसमेंट ईयर. तो ये हैं क्या, तो 3AD 3AE ये है यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में. आपका जो रिसीट्स हैं वो 5 करोड़ से नीचे होने चाहिए. ये हैं हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए 5 करोड़ से नीचे होने चाहिए. अगर हम इसे अप्लाई करें सेक्शन 1023C इनकम टैक्स को, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर इससे नीचे होगा तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, उसको ऑटोमेटिक 1023C की एग्जाम्पशन मिल जाएगी. अगर इसे अप्लाई करें तो ये दोनों मिलाकर के 5.4 होता है विच इज़ मोर देन 5 करोड़ थ्रेश होल्ड. सिंस द एग्रीगेट रिसीट एक्सीड्स 5 करोड़, आस्था फाउंडेशन इज नॉट एलिजिबल फॉर ऑटोमेटिक एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1023C. तो बेचारे को क्या करना पड़ेगा, इट मस्ट ऑब्टेन स्पेसिफिक अप्रूवल अंडर सेक्शन 1023C 6 और 6A टू क्लेम एग्जाम्पशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. Care for All Foundation is claiming exemption under section 1023C6. इसके अंडर वो ऑलरेडी क्लेम कर रही है एग्जाम्पशन. ऑन 15/11/2024 इट गेट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 1046. एग्जिस्टिंग किस में है वो, 1023C में. ठीक है, और 15/11 मतलब हमारा ही प्रीवियस ईयर, जो कुछ करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर में कर रहे हैं. हमारे प्रीवियस ईयर में कुछ ना करें तो हमारा कोई टेंशन ही नहीं है ना. सो इसमें ये नोटिफाई हो जाता है अंडर सेक्शन 1046. द फाउंडेशन इंटेंड टू नो वेदर इट कैन एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ बोथ सेक्शन दैट इज 1046 एंड सेक्शन 1023(6) से साइमल्टेनियसली. ठीक है, एक तो ये सारे फाउंडेशन ट्रस्ट का एक ही लालच रहता है कि जितने भी सेक्शन है क्या हमें सबका बेनिफिट मिल सकता है. ऐसे कैसे भाई, फिर ये सब हम बनाते ही क्यों अलग अलग, एक ही जगह चल जाता. ठीक है, सो सबसे पहले तो हम यहाँ बात कर लेते हैं कि 1023C6 क्या है. ठीक है, सो अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंप्लीटली काम कर रहा है जहाँ पे सब्सटेंशियली जो है फाइनेंसिंग वो गवर्नमेंट की है, सो वो 3AB में आता था. ठीक है, AD बात करता था जहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद एनुअल रिसीट इज लेस देन 5 करोड़. जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं फॉल करता वो कहाँ फॉल करता है, 6 में ना. तो 6 कहता है ऑल अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नॉट कवर्ड अबव, मतलब हम इन दोनों की बात नहीं कर रहे. तो क्या ये क्वेश्चन उसी में आता है, हाँ जी. सो फिर यहाँ पे अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा. येस, मस्ट अप्लाई टू PCIT CIT फॉर अप्रूवल. क्या कोई थ्रेश होल्ड है यहाँ पे, जैसे कि नॉर्मली यहाँ 5 करोड़ या ऐसे कुछ था. नो लिमिट फॉर इंस्टीट्यूशन एक्सीडिंग 5 करोड़. यहाँ अपर लेवल पे कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है, जितना भी कमा रहे हो आ जाओ.
ठीक है। अब बात करते हैं 1046, ठीक है। तो 1046 प्रोवाइड करता है टारगेटेड एग्जाम्शन टू पब्लिक बॉडीज फॉर स्पेसिफाइड इनकम्स बट इट इज नॉट ऑटोमेटिक, रिक्वायर्स नोटिफिकेशन एंड ओनली नोटिफाइड इनकम्स आर एग्जाम्ड, नॉट द इंटायर इनकम्स ऑफ द एंटिटी, ठीक है। हर साल नोटिफाई होती हैं कि कौन सी इनकम से एग्जाम्ड होंगी, तो वही जो नोटिफिकेशन में होंगी सिर्फ वही इनकम टू अप्लाइंग टू दैट ईयर विल बी एग्जाम। तो 1046 ये कहता है। अब इसने किया क्या था, पहले 1023C में था, ठीक है, फिर आ गया 1046 में, मतलब अब इसकी नोटिफाइड इनकम्स जो होंगी वही एग्जाम्प्ट होंगी। पर ये जानना ये भी चाह रहा था कि भाई मैं इन दोनों को क्या साथ में कैरी कर सकता हूँ, द आंसर इज नो। अ चैरिटेबल और पब्लिक बॉडी कैन नॉट साइमल्टेनियसली क्लेम एग्जाम्पशन अंडर बोथ सेक्शन 1023C(6) एंड सेक्शन 1046, क्योंकि देखो 1046 क्लियरली कहता है ओवरराइड्स एंड रेंडर सेक्शन 1023 इन ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। जिस दिन आप 1046 में रजिस्टर हो जाओगे उसी दिन आप दूसरे से ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाओगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर ट्रस्ट। ठीक है, फिर मिलते हैं गेस्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।